इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और यह है वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले मैंने 4 वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। और इसके साथ ही वहां पर दूसरे चैप्टर्स का भी लिंक दिया गया है, जिससे आप क्लास 10 के ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीमेंट इंडस्ट्री को पढ़ लिया था। इसके साथ ही हमने दूसरे इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा था। और इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से। और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। तो देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें हमारे बसेज आ जाते हैं, ट्रक्स, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, यानी जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हम यूज़ करते हैं वो सभी हमारे ऑटोमोबाइल्स में आ जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट के व्हीकल या फिर जो ऑटोमोबाइल है वो हमें एक तरीके का अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए सामान को या फिर लोगों को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं या फिर ला पाते हैं। और इस सेक्टर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए ट्रक्स या फिर बस या फिर कार्स कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। और लिबरलाइजेशन के बाद, यानी जो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, मार्केट को फ्री किया गया था, उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स आए इंडिया में, बहुत सारे कंपनीज आए जिन्होंने कार बनाना शुरू किया और कार के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनाए, अलग अलग मॉडल्स बनाए। और इसकी वजह से जो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और लोग बहुत बड़ी संख्या में पैसेंजर्स कार्स को या फिर 2 पहिया वाहन या फिर 3 पहिया वाहन को खरीद रहे हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये, इसमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला है हमें। इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है पिछले 15 सालों में, 20 सालों में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में, और इसके साथ ही जो नई टेक्नोलॉजी आई है इस सेक्टर में, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो उसमें हमको ग्लोबल लेवल का डेवलपमेंट देखने को मिला है। यानी जो दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो हमारे इंडिया में आई, तो इसलिए जो दूसरे देशों में जिस लेवल की कार्स बनते हैं वो हमारे इंडिया में भी अब बनने लगे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज करीब 15 मैन्युफैक्चरर्स, यानी कार की 15 कंपनियां हैं पैसेंजर्स कार की। और इसके साथ ही एमयूवी जो हमारे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं उनके, और इसके साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके 9 मैन्युफैक्चरर्स हैं। और इनमें इसके साथ ही जो आपके टू व्हीलर या फिर 3 व्हीलर्स हैं उनके 14 मैन्युफैक्चर हैं, यानी 14 कंपनियां हैं जो कि गाड़ियों को इंडिया में बना रही हैं। और इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री आपको दिल्ली के आसपास या फिर गुड़गांव या फिर मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, इन रीजन्स में इनके प्लांट्स बने हुए हैं। यानी इन रीजन्स में ये जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो सेक्टर है वो आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा देश जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब भी मिलता है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें काम करते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसमें बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें कि आपका ट्रांजिस्टर्स भी आ जाता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। इससे आपका ये इससे लेकर आपका टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम यानी मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी बहुत वाइड वैरायटी में ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ये फैला हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं और भी चीज़ें इस तरीके से आ जाते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमारा हार्डवेयर आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो इंडस्ट्री है ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों को एक साथ बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर बेंगलोर जो है वो अभी इस सेक्टर के लिए, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हब के रूप में उभरा है। और इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि आपका मुंबई हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। तो ये सभी जो सेक्टर्स हैं ये इस सेक्टर के लिए मेरा मतलब ये सभी जो जगह हैं ये इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2010-11 तक जो इंडिया है वहाँ पर करीब 46
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं, इंडिया में सेटअप किया गया है अलग अलग जगहों पर, ताकि जो इस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो उनकी ज़रूरतों को एक जगह पर ही पूरा किया जा सके। वहाँ पर उनके लिए सभी फैसिलिटीज़ बैठाई गई हैं, सभी फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। जो मेजर इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन है वो है बेंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद, पुणे, इन रीजन्स में। और जो देखिए जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है इस इंडस्ट्री का कि ये जो सेक्टर है इसने बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। और ये सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि ये जो सेक्टर है इसमें 30% वर्कर्स जो है वो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भरने में, उसको लाने में इस इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है पिछले कुछ सालों में। और पिछले अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो जो हमारा बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग है, बीपीओ सेक्टर जो है वो भी काफ़ी बड़ा है और इसने भी काफ़ी ज़्यादा हमारा योगदान किया है फॉरेन एक्सचेंज को लाने में। और जो लगातार ग्रोथ हो रहा है इस सेक्टर में, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में, इसकी वजह से जो हमारा आईटी इंडस्ट्री है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं उनके लोकेशन यहाँ पर बताए गए हैं इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो पॉल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ऊपर हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा और वहाँ पर हमने देखा कि ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं और डेवलपमेंट लाते हैं। लेकिन एक चीज़ को हम नकार नहीं सकते या फिर एक चीज़ को झुटला नहीं सकते कि ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ है इनकी वजह से बहुत तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं, जैसे कि लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। और इसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है और इस बात को हमें ध्यान देना होगा या फिर इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो 4 तरीके के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 तरीके के पॉल्यूशन को बताया गया है। पहला है एयर, वाटर, लैंड और नॉइज। तो देखिए ये 4 तरीके के पॉल्यूशन है जिनको यहाँ पर हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए एयर पॉल्यूशन जो है वो होता है जब आप बहुत बड़ी संख्या में अनडिजायरेबल गैस को जनरेट करते हैं, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके के गैस जो कि हमारे लिए हानिकारक है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, उसको अगर हम बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम जनरेट करते हैं तो ये हमारे लिए एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। और इसके साथ ही जो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स, यानी जो एयर में मौजूद होते हैं, एयर में लटके हुए रहते हैं, उसमें आपका सॉलिड मटेरियल भी आ जाता है, लिक्विड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। जैसे कि सॉलिड मटेरियल का एग्जाम्पल आपका डस्ट हो गया, लिक्विड पार्टिकल का एग्जाम्पल आपका स्प्रे मिस्ट हो गया या फिर स्मोक। तो देखिए ये सभी जो हैं ये हमारे एयर को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है इस तरीके का एयर जहाँ पर ये सभी मौजूद हो, और इसके साथ ही इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। और स्मोक की बात करें तो स्मोक हमारा जनरेट होता है केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक ट्रेन से, यानी जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, या फिर रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, बहुत बड़ी संख्या में जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे भी हैं जो कि जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है उसको इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं, तभी ऐसी स्थिति है। क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं, जो कि आपके बड़े बड़े प्लांट्स चल रहे हैं, वो पॉल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके के गैसेस को जनरेट करते हैं। और जो टॉक्सिक गैस लीक्स हैं, यानी बहुत सारे फैक्ट्रीज में टॉक्सिक गैस बनाए जाते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं, और अगर वो लीक हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं लोगों के हेल्थ के लिए, तुरंत लोगों की जान भी जा सकती है और बहुत दिनों के लिए ये हजार्डस भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट में। और आपको एक तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता होगा, याद होगा, तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं कि आखिर वो क्या होता है। तो देखिए एयर पॉल्यूशन जो है उसका ह्यूमन हेल्थ पर या फिर एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, बिल्डिंग्स पर, एटमॉस्फेयर पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, जिसको हम नेचुरल थिंग कह सकते हैं या फिर नॉर्मल सभी चीज़ें जो हैं सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है एयर पोल्यूशन का। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है हमारा वाटर पोल्यूशन। तो देखिए वाटर पोल्यूशन
जनरली होता है जब हम इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको जब हम रिवर्स में छोड़ देते हैं या फिर नॉर्मली सॉइल में छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। तो देखिए जो मेन कल्प्रिट्स हैं यानी वैसे सेक्टर्स जहाँ से वाटर पोल्यूशन जनरेट होता है वो होता है आपका पेपर इंडस्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सभी इंडस्ट्रीज वैसे हैं जहाँ से वाटर पॉल्यूशन बहुत बड़ी संख्या में होता है। और यहाँ से आपको जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसके एग्जांपल हैं जैसे डाइज हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, एसिड, सॉल्ट, हेवी मेटल्स जैसे कि आपका लीड, मरकरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी इंडस्ट्रीज छोड़ते हैं आपके रिवर्स में या फिर सॉइल में भी छोड़ देते हैं। तो सॉइल के अंदर जो पानी होता है यानी अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा आपका फ्लाई ऐश, फोटो जिप्सम, आयरन, स्टील स्लैग्स जो है ये भी आपका सॉलिड वेस्ट मटेरियल है आपके इंडिया में, यानी जो कि वाटर को पोल्यूट करता है। इसके बाद देखिए एक और तरीके का यहाँ पर पॉल्यूशन बताया गया है और वो है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का सिंपल मतलब ये है कि जब वाटर, वैसे वाटर जो कि आपका काफ़ी हीटेड है उसको अगर आप रिवर्स में छोड़ दें या फिर तालाबों में छोड़ दें तो वो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और वहाँ पर जीव जंतु जो रह रहे हैं जैसे कि फिशेज रह रही हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रह रहे हैं तो उनको ये मार भी सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई प्लांट है वो वाटर को छोड़े, हॉट वाटर को जब छोड़ना चाहता है तो उसको पॉन्ड्स में या फिर रिवर में छोड़ने से पहले उसको कूल करे, ठंडा करे, तब उसको वहां पर छोड़े। और ऐसे ही नहीं छोड़े बल्कि उसको प्रोसेस करके छोड़े, उसको साफ सुथरा करके छोड़े, क्योंकि दोनों तरीके से जो एक्वेटिक लाइफ है उसको खतरा होता है अगर आप गंदा पानी छोड़ेंगे तब भी, अगर आप हॉट वाटर छोड़ेंगे तब भी। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लैंड पोल्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर सॉइल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर न्यूक्लियर या फिर जो वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वहां से जो आपका वेस्ट निकलता है उसके वजह से कैंसर्स भी लोगों को होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। और इसके साथ ही जो सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है ये होते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप सॉइल में अगर कोई वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं इस तरीके का तो वो आपका अंडरग्राउंड वाटर को खराब करता है, और अगर आप छोड़ते हैं नदी में तो वो आसपास के सॉइल को भी खराब करता है। तो इसलिए जो वाटर पोल्यूशन है और सॉइल पोल्यूशन है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप वेस्ट को अगर डंप करते हैं जमीन में, जैसे कि ग्लास हो गया या फिर केमिकल्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए या फिर जो पैकेजिंग, सॉइल, गार्बेज, इस तरीके से अगर आप वेस्ट मटेरियल को डंप करते हैं आपका सॉइल में तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो खराब होता है। और इसके साथ ही जो आपका वाटर है जो कि सॉइल के अंदर है वो भी खराब होता है। जैसे कि वाटर जब आता है रेन वाटर के जरिए वो जो वेस्ट है वो नीचे जाता है या फिर किसी और तरीके से नीचे जाता है तो आपका अंडरग्राउंड वाटर भी खराब होता है और इसके साथ ही आपका सॉइल भी खराब होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जो है वो एक तरीके से अलग तरीके का पोल्यूशन है, क्योंकि ये लोगों के मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखें किसी भी तरीके का नॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन आखिर है क्या, कि सिंपल आपको कोई ऐसा साउंड आ रहा है जो कि आपको नहीं पसंद है या फिर आप नहीं सुनना चाहते हैं। तो इस तरीके का साउंड अब जब आप सुनते हैं तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आए या फिर आप बहुत ही इरिटेटिव फील करें, आपको बहुत ही खराब लगे, इस तरीके का आपको सिचुएशन होता है। तो इसलिए नॉइस पोल्यूशन लोगों के माइंड पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इतना ही नहीं, अगर नॉइस पोल्यूशन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा साउंड है, तो उसकी वजह से आपका कान भी खराब हो सकते हैं, कान पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो सकता है या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती है या फिर ब्लड प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा कई तरीके के साइकोलॉजिकल इफेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। तो देखिए अनवांटेड साउंड जो है वो काफ़ी इरिटेंट होता है और स्ट्रेस का भी कारण बनता है। और जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल जो साउंड आता है या फिर जो कंस्ट्रक्शन का साउंड आता है तो ये तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। और इसके साथ ही जो आपका मशीनरीज हो गए, जनरेटर्स के साउंड हो गए, फैक्ट्री इक्विपमेंट के साउंड हो गए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसे साउंड आते हैं जो लोगों को पसंद नहीं होता सुनने के लिए, लेकिन उनको सुनना पड़ता है क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में मौजूद हैं। तो इसलिए इन साउंड्स की वजह से लोगों के हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोगों के माइंड पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और वो है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि अगर हम 1 लीटर वेस्ट वाटर को छोड़ते हैं साफ सुथरे वाटर में, तो वो जो हमारा वेस्ट वाटर है 1 लीटर, वो 8 गुना गंदे पानी, साफ पानी को गंदा कर सकता है। यानी 8 लीटर वो साफ सुथरे पानी को कंटेमिनेट कर सकता है, पीने लायक नहीं रहेगा, वो गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं या फिर उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस बताए गए हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि हमको जो वाटर है उसके यूज़ को कम करना होगा। कैसे कम करना होगा? तो जो इंडस्ट्री में वाटर यूज़ हो रहा है उसको हम रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। मेरा मतलब है रिसाइकल करके रीयूज़ करें, 2 बार 3 बार कई बार यूज़ करें। तो इस तरीके से जो वाटर है वो आपको फ्रेश वाटर पास नहीं जाएगा और उसी वाटर को हम रिसाइकल करके यूज़ कर नहीं पाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, रेन वाटर को जमा करें और उससे अपनी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, ताकि जो हमारा वाटर है उसको हमें यूज़ ना करना पड़े, बाहर से वाटर को यूज़ ना करना पड़े और बाहर छोड़ना ना पड़े। और इसके बाद हमारा थर्ड है कि देखिए जो हॉट वाटर है उसको हम ट्रीट करें और जो एफ्लुएंट्स है उसको ट्रीट किया जाए, उसको रिवर या फिर पॉन्ड्स में छोड़ने से पहले। यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि हॉट वाटर को छोड़ने से भी बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर गंदे पानी को छोड़ने से भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको ट्रीट किया जाए, साफ़ सुथरा बनाया जाए और साफ़ सुथरा बनाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसको हम छोड़ें। और जो ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, यानी जो गंदगी है उसको 3 फेजेज में हम कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो है, पहले लेवल पर हम उसको मैकेनिकल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपका स्क्रीनिंग आ जाता है, ग्राइंडिंग आ जाता है, फ्लोकेशन आ जाता है या फिर सेडिमेंटेशन आ जाता है। तो इन सभी प्रोसेसेस के ज़रिए पहले लेवल पर हम उसको ट्रीट करें। दूसरे लेवल पर हम उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं और तीसरे लेवल पर हम उसको बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपका रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग भी आ जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बताया गया कि देखिए ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर बाय इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। तो देखिए कई इलाके ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही नीचे लेवल पर है और इन इलाकों में अगर इंडस्ट्री द्वारा वाटर को निकाला जाए, ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाए, तो उसकी वजह से वो इलाका सूखाग्रस्त हो सकता है, वहाँ पर पानी बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए इन रीजन्स में जो वाटर है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि कहां पर कोई भी इंडस्ट्री प्लांट बैठाया जा सकता है या फिर वाटर को जमीन में से निकाला जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि जो पार्टिकुलेट मैटर है एयर में उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम स्मोक स्टैक्स को फैक्ट्रीज के जो चिमनीज है वहां पर बैठाएं, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं और इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं। यानी इन सभी चीज़ों के साथ अगर हम स्मोक स्टेट्स को बैठाएं फैक्ट्रीज में या फिर जो हमारा इंडस्ट्रीज है वहां पर, इसके जरिए हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा आपका सिस्टम है ये आपके एयर पोल्यूशन के जो चीज़ें हैं उनको पहले ही साफ कर देता है, निकाल देता है। और इसके अलावा जो स्मोक है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम कोल के जगह पर गैस या फिर ऑयल को यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ में। और इसके अलावा जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स है उसको भी यूज़ किया जा सकता है और जो जनरेटर्स हैं उनको साइलेंसर, उनके ऊपर साइलेंसर लगाया जा सकता है ताकि जो हमारे मशीन्स हैं, मेरा मतलब है जो जनरेटर है वो कम से कम साउंड करे। तो इस तरीके से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और चीज़ किया जा सकता है कि जितने भी मशीनरीज हैं उनको रीडिज़ाइन फिर से किया जाए, फिर से उसको डिज़ाइन किया जाए ताकि वो अच्छे एनर्जी एफिशिएंट बने और इसके साथ ही नॉइज़ भी कम करें। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल को भी हम यूज़ कर सकते हैं ईयर प्लग या फिर ईयरफोन्स को यूज़ करने के साथ साथ, क्योंकि देखिए जो लोग हैं, अगर आप गाना सुन रहे हैं तो आप ईयर प्लग्स के ज़रिए अगर गाना सुनते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। और इसके अलावा नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जो कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बनाया गया है फरीदाबाद में। यहाँ पर लिखा गया द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमको चाहिए तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमको एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी लेकर चलना होगा।
और इसके बाद देखिए एनटीपीसी सोज द वे, यानी एनटीपीसी जो हमारा जो पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है, वो उसने एक तरीका बताया है, इसको आप खुद से पढ़ लें, 5 यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।